दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़े बाजार की तरह सोचो। देश इस बाजार में दुकानों की तरह है, हर एक अपने अलग प्रोडक्ट और सेवाएं दे रहा है। जैसे दुकानें सामान और ग्राहकों के लिए एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, वैसे ही देश व्यापार और निवेश के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इस जुड़ाव का मतलब है कि दुनिया के एक हिस्से की घटनाओं का असर हर जगह हो सकता है। उदाहरण के लिए, मध्य पूर्व में तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि से यूरोप में ईंधन की लागत या एशिया में सामानों की कीमत प्रभावित हो सकती है। इसी इंटरकनेक्टेडनेस को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। यह सीमाओं के पार वस्तुओं, सेवाओं, लोगों और विचारों के मुक्त प्रवाह के बारे में है। जबकि यह बहुत सारे अवसर प्रदान करता है, ये चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है। दुनिया की अर्थव्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है। ये हमें अपने जीवन को आकार देने वाली ताकतों को समझने में मदद करता है, हमारे द्वारा चुकाए जाने वाले दामों से लेकर उपलब्ध नौकरियों तक। कुछ देश अपने आकार और आर्थिक शक्ति के कारण वैश्विक बाजार में महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। उन्हें उन बड़े स्टोर की तरह समझो जिन्हें हर कोई पहचानता है। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने मजबूत वित्तीय बाजारों और इनोवेटिव कंपनियों के साथ एक प्रमुख शक्ति बना हुआ है। 27 देशों का एक समूह, यूरोपीय संघ, एक महत्वपूर्ण बाजार और एक प्रमुख व्यापारिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। चीन, जिसे दुनिया की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और भारत अपने तेजी से बढ़ते आईटी क्षेत्र और बढ़ते मध्यम वर्ग के साथ तेजी से एक आर्थिक महाशक्ति बनता जा रहा है। ये प्रमुख खिलाड़ी वैश्विक रुझानों को प्रभावित करते हैं, बाजार की कीमतें निर्धारित करते हैं और इनोवेशन को आगे बढ़ाते हैं। उनके फैसले, चाहे व्यापार सौदों पर हों या आर्थिक नीतियों पर, अन्य देशों के लिए दूरगामी परिणाम होते हैं। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की जटिलताओं को समझने के लिए इन प्रमुख खिलाड़ियों के बीच गतिशीलता को समझना आवश्यक है। पंजाब में एक किसान को चावल बेचते हुए कल्पना कीजिए। उसे एहसास नहीं होगा, लेकिन उसकी फसल दुबई में खाने की प्लेटों पर पहुंच सकती है। यही ग्लोबल व्यापार की ताकत है, महाद्वीपों में उत्पादकों और उपभोक्ताओं को जोड़ना। ग्लोबल व्यापार देशों को वह करने की अनुमति देता है जो वे सबसे अच्छा करते हैं। उदाहरण के लिए, बांग्लादेश परिधान निर्माण में उत्कृष्टता प्राप्त करता है, जबकि सऊदी अरब तेल उत्पादन पर केंद्रित है। एक दूसरे के साथ व्यापार करके राष्ट्र उन वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं जिनका उत्पादन वे स्वयं कुशलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं। इस एक्सचेंज से उपभोक्ताओं को भी लाभ होता है। हमारे बाजारों में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के फलों के बारे में सोचें, जो दुनिया के विभिन्न कोनों से प्राप्त होते हैं, अक्सर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर। यह बहुतायत ग्लोबल व्यापार का प्रत्यक्ष परिणाम है। हालांकि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि यह व्यापार निष्पक्ष हो और इसमें शामिल सभी को लाभ हो, न कि केवल कुछ चुनिंदा लोगों को। वैश्वीकरण ने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, खासकर विकासशील देशों में। वियतनाम का उदाहरण लें। कभी युद्ध से तबाह, इसने खुली व्यापार नीतियों को अपनाया, विदेशी निवेश को आकर्षित किया और रोजगार के अवसर पैदा किए। आज वियतनाम एक प्रमुख निर्यातक है। इसकी अर्थव्यवस्था फल फूल रही है। नए बाजारों तक पहुंच से व्यवसायों को बढ़ने और विस्तार करने, नौकरियां पैदा करने और राष्ट्रीय आय को बढ़ावा देने की अनुमति मिलती है। उपभोक्ताओं को कम कीमतों और वस्तुओं और सेवाओं की एक विस्तृत विविधता से लाभ होता है। इसके अलावा वैश्वीकरण सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है, विचारों का प्रसार करता है और नवाचार को बढ़ावा देता है। हालांकि यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि वैश्वीकरण के लाभ समान रूप से वितरित नहीं हुए हैं, जिससे कुछ देश और समुदाय पीछे रह गए हैं। भाग 5। वैश्वीकरण का नकारात्मक पहलू, असमान खेल का मैदान। जहां वैश्वीकरण के अपने विजेता हैं, वहीं इसके अपने हारने वाले भी हैं। कुछ देशों, विशेष रूप से जो एकल उद्योग पर निर्भर हैं, को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई देश कपड़ा निर्माण पर बहुत अधिक निर्भर है और सस्ती श्रम लागत वाले देशों से प्रतिस्पर्धा का सामना करता है, तो उसे नौकरी छूटने और आर्थिक कठिनाई का अनुभव हो सकता है। इसके अलावा वैश्वीकरण असमानता को और बढ़ा सकता है। बड़े बहुराष्ट्रीय निगम, जो अक्सर विकसित देशों में स्थित होते हैं,
विकासशील देशों में ढीले श्रम कानूनों और पर्यावरणीय नियमों का फायदा उठा सकते हैं, जिससे शोषण और पर्यावरणीय क्षरण हो सकता है। इसलिए ऐसी नीतियां लागू करना महत्वपूर्ण है जो निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करें, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करें और सतत विकास को बढ़ावा दें। भाग 6 वास्तविक दुनिया के परिणाम, सफलताएं और संघर्ष। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक आवास बुलबुले से शुरू हुआ 2008 का वित्तीय संकट तेजी से दुनिया भर में फैल गया, जो विश्व अर्थव्यवस्था की परस्पर वर्बंडनहाइट को उजागर करता है। अमेरिका को निर्यात पर अत्यधिक निर्भर देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को लड़खड़ाते हुए देखा, क्योंकि मांग घट गई। दूसरी ओर वैश्वीकरण के एक उत्पाद अमेज़न जैसे ई-कॉमर्स दिग्गजों के उदय ने खुदरा बिक्री में क्रांति ला दी है, जो उपभोक्ताओं को अभूतपूर्व सुविधा और पसंद प्रदान करते हैं। हालांकि इसने स्थानीय व्यवसायों पर प्रभाव और नौकरी विस्थापन के बारे में भी चिंताएं पैदा की हैं। ये उदाहरण वैश्विक अर्थव्यवस्था की जटिल और अक्सर अप्रत्याशित प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं, जहां एक ही घटना का दुनिया भर में प्रभाव पड़ सकता है। भाग 7 आर्थिक नीतियां, एक राष्ट्र की नियति को आकार देना। सरकारें अपने देशों की आर्थिक नियति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कराधान, व्यय और विनियमन से संबंधित नीतियों के माध्यम से वे निवेश को प्रोत्साहित कर सकते हैं, नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने नागरिकों को आर्थिक झटकों से बचा सकते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देश, जो कभी कृषि पर बहुत अधिक निर्भर थे, ने औद्योगिकरण और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए नीतियां लागू की, अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बदल दिया और उन्हें वैश्विक आर्थिक महाशक्तियों की श्रेणी में पहुंचा दिया। हालांकि गलत नीतियों के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। संरक्षणवादी उपाय जैसे आयात पर उच्च शुल्क अल्पावधि में आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में व्यापार युद्ध का कारण बन सकते हैं और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। भाग 8 संतुलन खोजना, एक निष्पक्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर। चुनौती वैश्वीकरण के लाभों का उपयोग करते हुए इसके नकारात्मक परिणामों को कम करने में है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। विश्व व्यापार संगठन जैसे संगठन वैश्विक व्यापार को विनियमित करने और समान अवसर सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि विश्व व्यापार संगठन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने और विकासशील देशों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए सुधारों की आवश्यकता है। इसके अलावा विकसित देशों की जिम्मेदारी है कि वे विकासशील देशों को उनकी अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण, रोजगार सृजन और जीवन स्तर में सुधार के लिए सहायता प्रदान करें। यह विदेशी सहायता, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण पहल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। भाग 9 एक साझा भविष्य, वैश्विक स्थिरता के लिए सहयोग। तेजी से परस्पर जुड़ी इस दुनिया में हमारे आर्थिक भाग्य आपस में जुड़े हुए हैं। जलवायु परिवर्तन, महामारी और गरीबी जैसी वैश्विक चुनौतियों के लिए सामूहिक कार्रवाई और साझा जिम्मेदारी की आवश्यकता है। संवाद को बढ़ावा देकर, सहयोग को बढ़ावा देकर और वैश्वीकरण के लाभों के अधिक न्याय संगत वितरण को सुनिश्चित करके हम सभी के लिए एक अधिक स्थिर और समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। याद रखें, विश्व अर्थव्यवस्था एक शून्य योग वाला खेल नहीं है। जब एक राष्ट्र समृद्ध होता है तो यह दूसरों के लिए अवसर पैदा करता है। एक साथ काम करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत दुनिया का निर्माण कर सकते हैं।